आज चांदी में देखिए लगातार तीसरे दिन तेजी है। गोल्ड को देखिए, गोल्ड की भी चमक धीरे धीरे बढ़ी है, हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा दबाव भी जरूर बना है। वहीं एग्री मार्केट में आज हर जगह दायरे में कारोबार हो रहा है, लेकिन पूरे दिन किस तरह की चाल रहेगी हम आज बात करेंगे। साथ ही मानसून की एंट्री हो चुकी है, अलग अलग राज्यों में लगातार मानसून की दस्तक हो रही है, कहां तक मानसून पहुंच रहा है। हालांकि इस मुद्दे पे हमने आज आरबीआई के भाषण में भी सुना। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि महंगाई पर बेहतर मानसून का पॉजिटिव असर हो सकता है। अच्छी बारिश से खरीफ प्रोडक्शन बेहतर रहने की उम्मीद है, साथ ही एग्री सेक्टर को भी इससे मजबूती मिलेगी। उन्होंने क्या कहा, आइए वो पहले आपको सुनवा देते हैं। The forecast of above normal southwest monsoon by the Indian Meteorological Department, that is IMD, is expected to boost kharif production and replenish the reservoir levels. Strengthening agricultural sector activity is expected to boost rural consumption. तो मानसून पर अब शक्तिकांता दास सुन रहे थे आरबीआई गवर्नर को। वो कह रहे थे कि बेहतर मानसून से देश में कृषि सेक्टर को यहाँ पे मदद मिलेगी और साथ ही खरीफ उत्पादन भी बढ़ने की उम्मीद है। तरुण जी, आप बताइए, आप एग्री मार्केट को आजकल काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं, क्या लग रहा है जो जिस तरह से मानसून की दस्तक हुई है, जिस तरह से मानसून का प्रोग्रेस है और इस साल सामान्य से ज़्यादा बारिश की संभावना है, एग्री सेक्टर के लिए कितना अहम है और आगे की उम्मीद क्या कर रहे हैं आप लोग? Hi, good morning, Vishnu गुड Mohan मॉर्निंग। ji. Thanks for having me on the show. See, certainly IMD का जैसा फोरकास्ट था above normal मानसून रहेगा, लेकिन जो न्यूट्रल जोन में अभी एल नीनो डेवलप होगा सेकेंड हाफ ऑफ द मानसून सीजन में। अभी देखा जाए, देखिए साउथ में काफी अच्छा रेनफॉल है, 50% एबव नॉर्मल है। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी अच्छा रेनफॉल है। टिपिकली नॉर्थ जोन में जून एंड में मॉनसून का एंट्री होता है, सो दैट इज नॉट द कंसर्निंग एरिया। जुलाई अगस्त मेन होता है रेनफॉल के लिए। अगर रेनफॉल अच्छी होती है इन 2 महीने के अंदर, क्रॉप टिपिकली अच्छा रहता है। यहाँ पर बस मेरा कंसर्न ये है कि सेकेंड हाफ में मॉनसून अगर एबव नॉर्मल रहता है तो कहीं ना कहीं स्टैंडिंग क्रॉप के लिए नेगेटिव ना हो जाए। बट टू अर्ली टू टेक अ कॉल नाउ। बट मुझे ऐसा लगता है कि एज ऑफ नाउ सिचुएशन इज फेवरेबल, बट वी हैव टू सी कि सितंबर और अगस्त मंथ के अंदर रेनफॉल कैसा रहता है। तो ये आप अनुमान लगाए चले, लेकिन मानसून की स्थिति क्या है, ये अपडेट आपको एक बार दे देते हैं। अपडेट ये है मानसून को लेकर कि कर्नाटक के बचे हिस्से, दक्षिण महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में जल्द मानसून की एंट्री हो सकती है। तेलंगाना के भी कुछ भाग में जल्द मानसून की पहुंचने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से ये बयान आए हैं और हर दिन वो अपनी कमेंट्री जारी करते हैं, उसके ही कुछ अंश हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आंध्र प्रदेश, दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ भाग में भी मानसून की एंट्री जल्द होने वाली है और दक्षिण पश्चिम मध्य में आगे बढ़ने के लिए, मानसून के आगे बढ़ने के लिए जो फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है वो काफ़ी अनुकूल दिख रही है। और अगले हफ्ते 10 से 11 जून के आसपास मुंबई में भी मानसून की एंट्री हो जाएगी। 24 घंटे के लिए जो अनुमान है उसमें कहां कहां बारिश की संभावना जताई गई है, उसमें उत्तरी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा पूर्वोत्तर बिहार, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावना अगले 24 घंटे के अंदर। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिमी यूपी और उत्तरी राजस्थान के भी कुछ हिस्से में बारिश हो सकती है। मॉनसून का एक प्रॉक्सी प्ले यहाँ पर ग्वार है। तरुण जी बताइए, ग्वार को लेकर क्या लग रहा है आपको, किस तरह की चाल यहाँ से दिख रही है ग्वार की काफी समय से, क्योंकि काफी सीमित दायरे में घूम रहा है बहुत दिनों से। आई थिंक थ्रू आउट द, अगर हम क्रॉप ईयर की बात करें तो ग्वार सीड के अंदर हमने काफी ज्यादा मूवमेंट आते हुए नहीं देखा। 5050 500 पर क्विंटल के इर्द गिर्द ही प्राइस मूव किए हैं। और जिस तरीके से अभी ऑयल भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसका भी सीधा सीधा नेगेटिव इम्पैक्ट हमने आते हुए देखा है ग्वार सीड एंड ग्वार गम के प्राइजेस के अंदर। अभी क्योंकि मानसून का फोरकास्ट अच्छा है, लॉट वुड बी क्लियरर बाई जुलाई एंड। अगर मानसून अच्छा रहता है तो certainly there is a hope that we gonna have a bumper crop. If that will happen, certainly that will keep the price suppressed for a couple of months post harvesting. तो ग्वार को लेकर आपका ये व्यू है। बीरेन सर, आप बताइए, ग्वार को लेकर आपको क्या लग रहा है, ग्वार की चाल आगे यहाँ से कैसी रहेगी? हेजिंग के लिए अभी भी अच्छा रिटर्न दे रहा है। कैश कैरी में 12
13% का रिटर्न है ऑन स्क्रीन। ऑफ स्क्रीन में तो काफी ज्यादा है, क्योंकि जो मंडी में प्राइसेस है वो स्क्रीन से करीबन 100 रुपया 50 रुपया नीचे है। मैं कैश एंड कैरी इसमें प्रेफर करूंगा। अगर किसी को लिटिल बिट एग्रेसिव साइड जाना है तो बाइंग ऑन डिप्स करना चाहिए। फिलहाल इसकी रेंज है 5300-5700 के बीच रहेगी। प्रॉक्सी वेदर सट्टा है, इसका फितरत ये रहता है कि बादलों के समय में मीन्स अप्रैल मई जून जुलाई, स्पेशली जून जुलाई, ये दोनों साइड की स्विंग देता रहता है, बट प्योरली ये वेदर प्ले। आप बताइए भूपेश जी, आप तो बीकानेर से आते भी हैं और वहाँ के हालात जानते होंगे, क्या लग रहा है लोगों का रिएक्शन क्या है? क्योंकि ग्वार काफी समय से चल नहीं रहा है, क्या आगे किस तरह के एक्शन की उम्मीद करें? जी नमस्कार विश्वन जी। न- ग्वार सीड की बात करें तो पिछले महीने एक अच्छी तेजी देखी गई थी। मुझे लग रहा है मार्केट एक कंसोलिडेशन मोड में है। अभी बाजार इसी तरीके से कंसोलिडेट करना चाहिए। जब तक बाजार 5550 क्रॉस नहीं करता तब तक इसमें तेजी की गुंजाइश थोड़ी कम रहेगी। मैंने आज शॉर्ट सेल की सलाह दी है। स्पेशली 5420 के नीचे जाने पर इसमें सेल अप्लाई करना चाहिए। 5467 के स्टॉप लॉस रहेंगे। नीचे में 5350 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। विशेष ध्यान रहेगा इस महीने के अंत तक, जब बाजार 5550 क्रॉस करे तब इसमें शॉर्ट सेलिंग से दूरी बनानी चाहिए, अन्यथा नीचे में दिए गए टारगेट संभावित रहेंगे 5300 तक के। तो ये आपका व्यू है ग्वार को लेकर। चलिए, लेकिन अब ग्वार के बाद अब बात कर लेते हैं नॉन एग्री मार्केट की, क्योंकि नॉन एग्री मार्केट में आज एक्शन है चांदी की तरफ। नवनीत जी बताइए, चांदी हालांकि ऊपरी स्तरों से देखें तो चांदी अब काफी तेजी से नीचे आई है, अब 94,000 के काफी नीचे आ चुकी है, 93,700 के नीचे। क्या हुआ अचानक सर? वेल विश्वनाथ जी, लास्ट 2-3 दिनों में चांदी में एक बहुत अच्छी बढ़त का रुख देखने मिला है। हमने करीब 88-89,000 के आसपास से चांदी में नॉन स्टॉप 94,000 तक का रनअप देखा है, तो थोड़ा सा कूल ऑफ वारंटेड था। एंड कूल ऑफ थोड़ा सा सरप्राइजिंग नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा और सेलिंग भी देखने मिल सकता है। 73,200 73,300 तक भी भाव आ सकते हैं। सॉरी, 93,300 तक वहां पर आप बाय करने की रणनीति बना सकते हैं। 92,500 के स्टॉप लॉस से इवेंचुअली आपको 95,000 के आसपास के स्तर देखने मिल सकते हैं। मीडियम टर्म ट्रेंड तेजी का है। शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रहेगी। 12 तारीख को फेड की बैठक है, जिसके चलते अगले 2-4 दिनों में थोड़ा सा और उथल पुथल आपको चांदी और सोने में देखने मिल सकता है। बट आई थिंक रीजनेबल कंसोलिडेशन या रीजनेबल डिप पे बाय किया ही जा सकता है। आपको जब भी डिप मिले तो यहाँ पे खरीदे, तो मीडियम टर्म में और तेजी यहाँ पे दिख रही है। बीरेन सर, आप बताइए चांदी को लेकर आपकी राय क्या बन रही है? जब तक ये 3178 के आसपास रहती है, तो 30-30 होल्ड करती है, तब तक इसमें वापस एक बार 3280 और वो अगर क्लोज हो जाए तो 34 तक जाने की उम्मीद है। पर्टिकुलर मैं इसको ऐसा मान रहा हूँ कि जो गेम स्टॉक जो बहुत ही फैंसी स्टॉक है, पेनी स्टॉक अमेरिका में, उसी तरह का बिहेवियर चांदी में पर्टिकुलर दिख रहा है। और इसकी वॉलेटिलिटी काफी बड़ी, मे बी इंट्राडे 5-6% बार बार देखने को मिले अगले 3-4 महीने, क्योंकि लार्ज मनी सप्लाई, तो एकोमोडेशन जिसको कहते हैं, क्योंकि कल कनाडा का रेट कट आया, ईसीबी का आया, शायद फेड का भी आगे आने वाला है प्रोबेबली। तो रिस्पॉन्ड मोड के हिसाब से रॉन्ग साइड सेटअप है इसमें। वन साइड सेटअप है, थोड़ा और क्लैरिटी दीजिए सर। आम लोग आपको सुनते हैं तो उनके हिसाब से बताइए क्या करे वो। आम लोग सुनते हैं, बट ये मार्केट अब आम लोगों के लिए नहीं है, आपने देख लिया है। मैं ये साल अगर ये पूरे साल में अगर 50,000 की स्विंग रही बॉटम से लेके हाई, तो मुझे कोई ताजुब नहीं होगा। 2 साल पहले हमने 52 से 80 तक की स्विंग देखी थी। मीन्स हम जो सेटअप में है, ऐसा सेटअप 10-12 साल में एक बार आता है। जो लास्ट टाइम 2011 में आया था, उसके पहले 1980 में आया था। तो इस तरह का कुछ सेटअप मैं देख रहा हूँ। इसलिए मैं आप मुझे बिटवीन द लाइंस देखेंगे तो मैं एक्सट्रीमली कॉशन सिल्वर के मामले में। गोल्ड में बताइए नवनीत जी, गोल्ड में की चाल आपको कैसी दिख रही है? 73,000 रुपए के ऊपर, जैसा वीरेंद्र सर कह रहे हैं। अब दो सेंट्रल बैंकों की तरफ से कटौती आ गई 2 दिनों में। बैंक ऑफ कनाडा के बाद कल ईसीबी ने भी घटा दिया। क्या फेड की भी अब बारी है सितंबर में, या उससे पहले भी उम्मीद करें?
वेल, दो सेंट्रल बैंकों ने घटाया, बट आज आरबीआई ने नहीं घटाया, और मुझे लगता है कि 12 तारीख को जो फेड की बैठक है उसमें भी कोई रेट कट नहीं होगा। उसका भी अनुमान ये है कि वो भी पोस्टपोन हो जाएगा, एंड इवेंचुअली बाय द एंड ऑफ द ईयर हमको एक ही रेट कट देखने मिलेगा, वो भी लगभग जब इलेक्शन के माहौल छाएगा नवंबर में तब एक रेट कट की पॉसिबिलिटी हो सकती है। और फिलहाल के लिए जैसे बीरेन भाई ने भी बताया, थोड़ा उथल-पुथल रहेगा मार्केट में। काफ़ी सारे इम्पेंडिंग इवेंट्स हैं, काफ़ी सारे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हैं जो मार्केट को भगा रहे हैं इस टाइम पे। बट करेक्शन अगर आता है तो यही देखने मिल रहा है कि गोल्ड, चांदी दोनों ही नीचे के लेवल पे टिक रहे नहीं है। इनफैक्ट डबल स्पीड में ऊपरी लेवल पे मोमेंटम आता है उनमें। तो लार्जली ट्रेंड बुलिश ही है। 73,100 के आसपास भी आए तो आप बाय करके चल सकते हैं। नीचे में आप 72,900 के आसपास स्टॉप लॉस लगाइए, एंड 73,500 के ऊपर के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओके। भूपेश जी, आपको टेक्निकली कैसा दिख रहा है दोनों, गोल्ड और सिल्वर? क्या करे आज, अगर किसी को ट्रेड करना है तो क्या करे, या रहने दे, अभी कैपिटल प्रोटेक्शन पे ज्यादा ध्यान दे? जी सर, जैसे कि अपन सोने और चांदी के विषय में चर्चा करते आए हैं पास में भी, कि दोनों के बाजार के ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। मुझे लगता है आज भी इन दोनों का बाजारों का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। लगता है कि कहीं भी डिप मिलता है चांदी में 93,000 के आसपास, अभी 93,570 का दाम है। 93,200, 93,100 का दाम में कहीं भी मिलता है, खरीदना चाहिए। अब 92,400, 92,300 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा क्योंकि वॉलेटिलिटी काफी अधिक है। अपसाइड में मुझे लगता है कि 94,200 और 95,100 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं गोल्ड की बात करें तो 73,050 के आसपास खरीदना चाहिए, 72,800 का स्टॉप लॉस लगाकर। अपसाइड में 73,450, 73,700 तक के लक्ष्य भी संभावित रहेंगे। एक सलाह पहले से देते आए हैं, उसको मैं रिपीट कर देता हूँ कि चांदी में ओवरनाइट सेल पोजीशन ना कैरी करें कोई भी। ओके, कोई भी पोजीशन ना कैरी करे। आज वैसे भी जॉब रिपोर्ट है, नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े आएंगे यूएस में, तो मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहेगा। जो भी पोजीशन इंट्राडे के लिए बताए गए हैं, स्टॉप लॉस का ध्यान रखें और आप उस पोजीशन को काट कर जाए। चलिए अब बात कर लेते हैं क्रूड की। कच्चे तेल की अगर चाल देखें तो लगातार तीसरे ट्रेडिंग दिन तेजी थी, हालांकि वो तेजी अब यहाँ भी गायब हो रही है, 6,300 पे आ चुका है, हल्की नरमी दिख रही है। नवनीत जी, कच्चे तेल पर क्या काम कर रहा है, कौन सी खबर का असर यहाँ पर दिख रहा है? वीकेंड पे जिस तरह से ओपेक प्लस ने कहा कि वो अतिरिक्त कटौती जो 8 देश कर रहे हैं, धीरे धीरे उसे खत्म करेंगे इस साल अक्टूबर से, वो खबर, या फिर से रीअश्योरेंस आया है मार्केट में सप्लाई को लेकर, रूस और सऊदी की तरफ से वो काम कर रहा है? क्या लग रहा है, किस तरह की चाल दिख रही है आपको? वेल, हमने वीक की शुरुआत जो देखी वो काफी नरमी के साथ देखी, और काफी महीनों बाद मैं कहूंगा कि एक एक ट्रेंड या एक पैटर्न टूटा है, जहां पे चांदी जो है, सॉरी, क्रूड जो है 6,300 ऑन द लोअर साइड, 6,900 ऑन द हायर साइड, ये रेंज में ट्रेड कर रहा था। तो ट्रेंड टूटा है लार्जली बिकॉज ऑफ फैक्टर्स की, एक जो ओपेक की तरफ से एक्सटेंडेड कट्स की बात हुई थी उसके चलते। बट कहीं ना कहीं निचले लेवल पे सपोर्ट भी आ गया प्राइसेस को। रूस और इसकी तरफ से जो आंकड़े आए हैं, या ये डिस्कशन हुआ है कि मार्केट सपोर्टिव रहेगा, और $70 के आसपास जो सपोर्ट लेके पलटा है मार्केट, वो यही इंडिकेट कर रहा है कि नरमी जो है वो रुक रुक के आएगी। ओवरऑल लार्जर ट्रेंड काफी बुलिश है, और अंडरलाइंग टोन इसमें भी गोल्ड और सिल्वर तरह बाय ऑन डिप का ही रहेगा। तो अगर प्राइसेस में थोड़ी सी करेक्शन आती है मीडियम टर्म की अवधि से, अगर 6200 के आसपास, तो भी बाई किया जा सकता है। और शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर आप आज के सत्र में कुछ बाइंग करना चाह रहे हैं तो 6300 पे बाय करिए, 6220 का स्टॉप लगाइए, 6420 के ऊपर के टारगेट देखने मिल सकता है। ओके, तो ये सलाह, और नहीं तो कॉल 6,300 के स्ट्राइक की कॉल भी खरीद आप यहाँ पर सकते हैं, ये सलाह भी है। नहीं तो फ्यूचर्स में आप डिप पे खरीदे 6,300 के आसपास, 6,420 के टारगेट के लिए। बीरेंद्र सर, आपकी राय क्या है कच्चे तेल पर? इसमें मेरा रुझान हल्का सा अपसाइड का है, बट मैं यहाँ आउट ऑफ मनी कॉल मैं निरंतर लो कॉस्ट कॉल करते रहो, 3-4 बार में से एक बार चांस मिल जाए इस तरह का, जिसको प्राइसेस हिंटिंग होते हैं। मिडिल ईस्ट में काफी सप्लाई शॉर्टेज दिख रही है बिकॉज ऑफ दिस गाजा। इजिप्ट में तो गैस की भारी किल्लतें हैं, और यूक्रेन रशिया में भी जो लगातार हमले हो रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 12% सप्लाई डिसरप्टेड हो गया है ब्लैक सी में। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी प्राइसिंग हुआ नहीं है। टेंटेटिव रेंज मेरा 2 से 3 वीक का 6,700 के आसपास का एक रूप का इंडियन टर्म्स में, और मेमेक्स टर्म्स में प्रोबेबली 80-82 का है। ये 3-4 वीक का नजरिया है मेरे पास।
बहुत शॉर्ट टर्म नजरिया नहीं रहता है। अच्छी बात है सर, आपका अपना व्यू है, आप क्लियर रखें, अपने व्यू के साथ बने रहें, ये अच्छी बात है। 6,700 तक आपको लग रहा है कि ऊपर जा सकता है भाव। चलिए अब बात कर लेते हैं मेटल्स की। मेटल्स में की चाल अगर देखें तो आज यहाँ पे कॉपर पर दबाव ज़्यादा दिख रहा है, 875 तक आ चुका है। एल्युमिनियम, लेड पर भी दबाव है। जिंक ही एकमात्र अब मेटल है जहाँ पर तेज़ी दिख रही है। नवनीत जी, क्या लग रहा है मेटल्स की चाल आगे किस तरह की होने वाली है? मुझे लगता है कि कॉपर में है, एक 3-4 दिनों के बाद नीचे से अच्छा पुल बैक आया था, जो प्राइसेस ऊपर में थोड़ा सस्टेन होते हुए नजर नहीं आ रहे। मुझे लग रहा है 10,200 के आसपास एक रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है कॉपर में। बट फिलहाल मार्केट उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है, और जो करंट अंडरलाइंग मोमेंटम जो हम लास्ट 2 दिन से देख रहे हैं, यही इंडिकेट कर रहा है कि बाय करके चलना चाहिए। 877 के आसपास बाय करने की स्ट्रेटेजी रहेगी। 874 का आप स्टॉप लगाइए एंड 883 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। अगर ये 870 के नीचे कन्विंसिंगली ट्रेड होता है तो मुझे लगता है यहाँ से 10-15 रुपए की गिरावट बढ़ सकती है। तो ये जो चांस लेने वाला कॉल है, इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिए। तो कॉपर 877 पे खरीदने की सलाह है। बात कर रहे थे बीरेन सर, आप बताइए मेटल्स में क्या पसंद है आपको? यहाँ कॉपर में बाय ऑन डिप्स प्रेफर कर सकते हैं। यहाँ 874-73 के आसपास बाय कर सकते हैं। 869 का स्टॉप लॉस रहेगा, अपसाइड में 886 का टारगेट रख सकते हैं। ये आपको भी कॉपर पसंद है, कॉपर खरीदने की सलाह यहाँ पर आपकी तरफ से भी आ रही है 889 के टारगेट के लिए। भूपेश जी, आपकी टॉपिक क्या है मेटल्स में? जी सर, आज के लिए कॉपर में खरीदारी करनी चाहिए। 873-74 के आसपास कॉपर में खरीदारी करें। 870 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। 879, 884 तक के लेग से संभावित है। सभी एक्सपर्ट्स का कॉपर पर ज़्यादा है। एग्री मार्केट की तरफ बढ़ते हैं। एग्री मार्केट में मसालों की बात करते हैं। आज तीनों मसालों पर दबाव भी दिख रहा है, और हल्दी देखिए करीब 0.25% अब नीचे आ चुकी है। 17,000 के नीचे कभी भी आ सकती है। जीरे पर भी दबाव है 29,500 के नीचे। तरुण जी बताइए, मसालों पर आपका आउटलुक क्या है? क्या आप रीड कर रहे हैं इस मार्केट में? स्पाइसेस कॉम्प्लेक्स एज अ होल मैं अगर बात करता हूं तो देखिए क्यूमिन सीड मेरे को ओवर प्राइस्ड लगता है, और मेरे को लगता है कि ये प्राइस पे सस्टेन नहीं करेगा। प्रोडक्शन काफी अच्छा है। पेंटअप डिमांड की वजह से हमने प्राइस को पेंटअप डिमांड की वजह से हमने प्राइजेस को सर्ज होते हुए देखा था 24,000 से 29,500, बट मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा वो 25,000 के आसपास रिटर्न हो जाएंगे। प्रॉफिट टेकिंग है टर्मरिक के अंदर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि नेक्स्ट क्रॉप नेक्स्ट ईयर ही आएगा, और लोअर प्रोडक्शन जिस तरीके से ऑनगोइंग क्रॉप में हुआ है दैट विल सपोर्ट द प्राइसेस। 15,000 के नीचे ये काउंटर नहीं जाएगा। आई थिंक वहां पे मिले तो वंस अगेन हम देखेंगे कि फिजिकल में बाइंग बनते हुए नजर आएगी। कोरिएंडर डेड है, अराउंड 7,500 के आसपास ट्रेड हो रहा है, और आई थिंक दिस फिनोमिना विल कंटिन्यू फॉर सम मोर टाइम। बट जब तक कि 8,000 के ऊपर प्राइस नहीं चलेंगे, इसके अंदर वन साइडेड रैली नहीं आएगी। एंड बेस अराउंड 7,000 से 6,800 के आसपास ये ऑलरेडी बना चुका है। तो ये व्यू आपका मसालों पर है। बीरेन सर, आपका व्यू क्या बन रहा है मसालों पर? पीएमसी थोड़ा सा इसमें डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में ऊपर में सेलिंग आ रहा है, इनफॉर्म सेलिंग जिसको कह सकते हैं। ये शायद हेजिंग का हो सकता है, क्योंकि जो डिस्काउंट में था जून अगस्त वो अभी प्रीमियम में आ गया है। ये थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मार्केट में कोई शॉर्टेज वाली बात है नहीं। जीरा में दोनों तरह के मूव्स आ रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी कंसंट्रेटेड टाइप की ये पोजीशन लग रही है। मार्जिन काफी होने से इसमें रिटेल ट्रेडर इतने एक्टिव नहीं है। और धनिया बहुत टाइम से सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। अरावल काफी कम है, बट पुराना स्टॉक अभी भी अवेलेबल है, इसलिए वो तेजी पे थोड़ा ब्रेक का काम कर रहा है। आप भूपेश जी, आपकी टॉपिक क्या है तीनों ही काउंटर में, धनिया और जीरा हल्दी में? क्या लग रहा है आपको, कहाँ ज्यादा दम दिख रहा है? सर, अगर बात करें मसालों की तो अभी मुझे एक टर्न अराउंड दिखता है धनिये में, स्पेशली 75 से 64 का भाव है जुलाई वायदा का। मुझे लगता है कि अब 7440 के नीचे धनिया नहीं जाना चाहिए। अपसाइड में 7750, 7880 तक के लक्ष्य आने वाले समय में देखे जा सकते हैं। तो धनिया में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, या करंट भाव पर भी बाय करके चल सकते हैं। ये कैस्टर को लेकर भूपेश जी क्या आपका आउटलुक है? काफी समय से ये काउंटर भी दायरे में ही दिख रहा है, 5700 के आसपास ही। क्या आगे कुछ एक्शन दिखेगा क्या यहाँ पर?
जी सर, कैस्टर जुलाई वायदा की बात करें तो कैस्टर जुलाई वायदा एक अभी रेंजिंग मोड में ट्रेड कर रहा है। लगता है कि बाजार नीचे में 5,650 से 5,850 के बीच में ट्रेड करना चाहिए, परंतु मेरा बायस इसमें सेल साइड का रहेगा। 5850 के इर्द गिर्द कहीं भी मिलता है, बाजार एक बार बिकवाली करके चल सकते हैं। नीचे में 5,750 5,660 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। बीरेन सर, आप क्या कहेंगे कैस्टर को लेकर? क्रिस्टल में जो मई महीने का एक्सपोर्ट्स आया वो बेहद स्ट्रॉन्ग आया, 90,000 का एक्सपोर्ट्स आया। ये काफी स्ट्रॉन्ग है, मींस हिस्ट्री का हाईएस्ट होगा। तो मैं इसमें बाई साइड का चांस लेना चाहूंगा 5680 के आसपास। और पोजिशनल ट्रेड है तो फर्स्ट टारगेट 5880 रहेगा। आगे में भी 2-3 महीने में शायद हम इसको 6100 6200 तक शायद देख सकते। 6200 तक भी जा सकता है और नियर टर्म टारगेट आपका 5880 का है, वीरेन सर का कैस्टर को लेकर है। लेकिन चलिए नवनीत जी, आप एक आखिरी कॉल करेंसी मार्केट को लेकर बताइए। रुपया आज 83 रुपये 42 पैसे पे है डॉलर के मुकाबले। आगे क्या लग रहा है आपको, रुपए में तेजी या मंदी दिख रही है? विश्वमोहन जी, हमने इलेक्शन के आंकड़े आते हुए देखे, उस दिन भी करीब 40-45 पैसे की हमने अप्रिसिएशन देखी थी और उसके बाद वापस मार्केट 83, 50, 40 के रेंज में आके कंसोलिडेट कर रहा है। तो करीब करीब 8-9 महीने से कंसोलिडेशन चल रहा है। जब तक 83, 70 ऑन द हायर साइड या 80 to 90 ऑन द लोअर साइड नहीं टूट जाता है, तब तक ये रेंज कंटिन्यू रह सकती है और कोई डिसाइसिव ट्रेंड नहीं रहेगा रुपये में, ये कहना बहुत क्लियर है। बायस अगर पूछे तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा डेप्रिसिएशन का माहौल देखने मिल सकता है, जहाँ पे 8370 के ऊपर 8450 तक का भी लेवल आपको देखने मिल सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी रुपये में आज। इसके स्ट्रेटजी के साथ यहाँ पर काम करना है। शुक्रिया नवनीत जी आपका, तरुण जी, वीरेंद्र सर और भूपेश जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इक्विटी मार्केट में देखिए ज़बरदस्त एक्शन है। निफ्टी करीब 400 अंक ऊपर है, 23,200 के ऊपर। सेंसेक्स में करीब 1400 अंकों की मजबूती दिख रही है और निफ्टी बैंक 600 अंक ऊपर है। लेकिन चलिए एक और खबर यह है कि सेबी को म्यूचुअल फंड में 4 जून को 2 बजे से पहले के निवेश पर 5 जून को एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू आवंटन की शिकायत मिली है। इसके बाद सेबी एक्शन में है। इस पर और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग शाह है, जो पूरी डिटेल्स दे रहे हैं कि क्या वजह है और सेबी अब आगे इस पर क्या कार्रवाई सेबी की तरफ से हो सकता है। मार्केट रेगुलेटर सेबी के द्वारा संज्ञान लिया गया है जो निवेशकों की शिकायत है और निवेशकों को जो फ़ायदा मिलना चाहिए था। जब 4 जून को बाज़ार में गिरावट हुई थी, निफ्टी 6% तक गिरा था, लोकसभा चुनावों के नतीजे आ रहे थे, लेकिन निवेशकों ने जो कट ऑफ टाइम यानी 2 बजे से पहले निवेश किया, लेकिन उनको जो एनएवी है वो अगले दिन का मिला जब तक बाज़ार वापस चढ़ चुका था। तो सेबी के द्वारा जो तमाम पक्षकार हैं उनसे डेटा मंगवाया गया है, जिसकी सेबी ये जांच करना चाहता है कि किस जगह पर गड़बड़ हुई है जिससे निवेशकों को फ़ायदा नहीं मिल सका। बीएससी के द्वारा इस एक स्टेटमेंट जारी करके कहा गया है कि एक्सचेंज के स्तर पर किसी भी तरह की टेक्निकल ग्लिच नहीं थी। कुछ मामले ऐसे सामने आए हैं जहां पर यूपीआई पेमेंट जो है वो देरी से मिला और पेमेंट देरी से मिलने की वजह से निवेशकों को अगले दिन की एनएवी जारी की गई है। ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं उनके द्वारा पेमेंट सेटलमेंट नहीं किया गया और इस वजह से एक्सचेंजेस के पास पैसा नहीं पहुंचा और पैसा नहीं पहुंचने की वजह से अगले दिन जब पैसा पहुंचा तो उस दिन की एनएवी ही जारी की गई जो निवेश किया गया था। तब मार्केट जब 4 जून को गिर रहा था तो हजारों निवेशकों ने मार्केट की गिरावट में निवेश किया, लेकिन उनको उसका फ़ायदा नहीं मिल सका और जो उनको एनएवी मिली, जो उनका निवेश था उसके ऊपर जो यूनिट्स अलॉट हुई वो अगले दिन की एनएवी पर हुई। तो इस वजह से जो निवेशकों को फ़ायदा होने चाहिए था बाजार की गिरावट का नहीं हुआ, क्योंकि अगले दिन बाजार वापस चढ़ चुका था। निफ्टी 3% जब अगले दिन 5 जून को ऊपर था। तो इसी पूरे मामले को संज्ञान लेते हुए सेबी ने तमाम पक्षकारों से डेटा मंगाया जिससे इस मामले की तह तक जाया जा सके। ये पूरी डिटेल्स बताने के लिए, क्योंकि निवेशकों के हक में और हित के लिए ये बेहद ही अहम खबर है। चलिए इसी नोट के साथ इस शो को यहीं खत्म करते हैं। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपके लिए वायदा बाजार का पूरा एक्शन लेकर आएंगे।